तो अब हम लोग प्रदूषण के बारे में देखेंगे, ठीक है। वायु प्रदूषण, वायु नाम से स्पष्ट है, वायु मतलब हवा में प्रदूषण, है ना, वायु प्रदूषण। तो वायु घटक के ढीला होने का क्या मतलब हो सकता है? वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है सांस के साथ शरीर में जाता है। हम लोग जो श्वास लेते हैं, हम उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के धूल कण गैसें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है ना। तो जो वाहन हम चलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है वह धुआं सांस के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके कारण से हमें बेचैनी होती है और आँखों में भी जब ये प्रवेश करता है ये धुआं तो आँखों में जलन होने लग जाती है। इसी प्रकार यदि घर में चूल्हे का या कोई अन्य कोई कार्य जो धुएं वाला हो, ऐसा कोई कार्य हो रहा हो, तो कमरे में जब धुआं भर जाता है तो हमको वो अच्छा नहीं लगता है, हमारा दम घुटने लग जाता है, हमारे सांस लेने में हमको समस्या आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि धुएं में विषैली गैसें होती हैं जो वायु में मिल जाने पर इसे खराब या फिर प्रदूषित कर देती हैं। इसी प्रकार कारखानों से निकलने वाला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है और भी ऐसे कई कारण हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। जो हम कचरा जलाते हैं, ठीक है, उससे भी जो धुआं निकलता है। इसी प्रकार से किसान भी कटाई के पश्चात खेतों से जो सूखी पत्तियां निकलती हैं, फसल से पादपों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, भूसे जैसे अपशिष्ट पदार्थों को जला दिया जाता है, इन सब को जलाने से जो हानिकारक गैसें और जो धुआं उत्पन्न होता है ये सभी वायु प्रदूषण का कारण है। तो यह आवश्यक है कि न तो हम कचरा जलाएं और न ही किसी को जलाने दें। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, आप विचार करिए, सोचिए और इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। दूसरा है जल प्रदूषण। पहला जो प्रदूषण पड़ा वो किसके लिए था? वायु के लिए, हवा में प्रदूषण था। अभी यहाँ पर जल में प्रदूषण, जल में प्रदूषण, जल को प्रदूषित किया जा रहा है ना। तो सभी जीवधारियों के लिए जल अति आवश्यक होता है। बिना जल के जीवन की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। जीवधारी के लिए कौन सा जल अच्छा रहेगा, साफ या फिर गंदा? तो सभी के पास यही उत्तर आएगा, साफ, है ना। नालियों गटरों आदि का जो गंदा पानी है, कारखानों से निकलने वाला जो विषैला पानी, गंदी जो विषैला पानी है, वो नदी नालों और तालाबों में मिलकर इसको क्या कर देता है? गंदा कर देता है, जिससे कई जीवधारी इसमें मर जाते हैं। जो जल में रहने वाले जो जीवधारी हैं वो मर जाते हैं और मनुष्य और बड़े जानवर भी बीमार पड़ जाते हैं। कैसे रोक सकते हैं जल प्रदूषण को? ये सारी चीज़ें आप स्वयं जब विचार करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, जल प्रदूषण हम कैसे रोक सकते हैं, वायु प्रदूषण हम कैसे रोक सकते हैं। इसी प्रकार भूमि प्रदूषण है, मृदा को जो हम प्रदूषित कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ भोजन की आवश्यकता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जितनी जनसंख्या होगी, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होगी, जिसके कारण पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशी आदि का प्रयोग किया जा रहा है। इनमें से कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे भी हैं जिनकी अधिकता भूमि को क्या करती है? प्रदूषित कर देती है और धीरे धीरे उसकी उपजाऊ शक्ति को कम कर देती है। इसलिए खेतों में अधिक से अधिक प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद आदि का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि भूमि में प्रदूषण ना हो और वह प्राकृतिक रूप से हमें फसल प्रदान करे और स्वच्छ एवं साफ रहे। चौथा आता है ध्वनि प्रदूषण। एक अलग ही प्रकार की प्रदूषण की यदि हम बात करें तो वो है ध्वनि प्रदूषण, जो आजकल बहुतायत में हमको सुनाई देता है। जो शहरों में रहते हैं तो आपने देखा ही होगा कि सुबह होते ही सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने लग जाती हैं। वाहनों की इंजन और हॉर्न से जो तेज आवाज़ निकलती है या जो ध्वनि निकलती है, ये हमको बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। आप ऐसे ध्वनि स्रोतों की सूची बनाइए जिसमें बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आती है। लगातार बहुत तेज आवाज़ कानों पर पड़ती रहे तो इससे मनुष्य को या मनुष्य की जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है या फिर वो बहरा भी हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण का स्वास्थ्य पर भी खराब प्रभाव पड़ता है। मनुष्य बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको सिर दर्द की शिकायत हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। इसके अलावा और भी शारीरिक कष्ट उसे होता है। तो ध्वनि प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं ये भी आप सोचिए। आप प्रदूषण को जब बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको उपाय भी उसी में मिल जाएंगे कि हम अगर इस प्रकार प्रदूषण फैला रहे हैं तो उन्हीं चीज़ों का यदि हम निवारण कर ले तो वही उसका उपाय है। वन
संरक्षण, वृक्षारोपण और वन्य जीवों की सुरक्षा। पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना जो आज के समय की मांग, अति आवश्यक मांग है। मनुष्य अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। वो जगह जगह पेड़ों को काट रहा है, बड़े बड़े मकान बना रहा है, औद्योगिक कारखाने लगाए जा रहे हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक पर्यावरण को वो नष्ट करता चला जा रहा है और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वनों और वन्य जीवों को भी हानि पहुंचा रहा है। तो वनों की कटाई से वन्य जीवों का जीवन असुरक्षित हो गया है। जो जंगल में जो जीव जंतु पाए जाते थे अब वो शहरों की ओर भागने लगे हैं और इस प्रकार उनका जीवन खतरे में पड़ गया है, जिसका कारण हम ही हैं। मनुष्यों के द्वारा ही वनों की कटाई की जा रही है। अपने जीवन को सुधारने के लिए हम वन्य जीवों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। एक खाद्य श्रृंखला चलती है, जो मैंने आपको बताया, प्रत्येक क्षेत्र में एक खाद्य श्रृंखला चलती है, वन में भी एक खाद्य श्रृंखला चलती है। कोई भी जीव हट जाए तो श्रृंखला क्या होगी, टूट जाएगी। इससे प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति में संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए और यदि आप एक पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह आप एक नहीं 10 पेड़ लगाइए। अरे 10 नहीं कर सकते तो कम से कम 5 पेड़ लगाइए। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो एक पेड़ काटा है तो एक ही पेड़ लगा दीजिए। एक पेड़ लगा करके उसकी देखभाल करना अति आवश्यक है। पेड़ लगाकर हम भूल जाएं और उसकी देखभाल ही ना करें तो वो पेड़ कहाँ बन पाएगा, वो पौधा पेड़ बन ही नहीं पाएगा और मर जाएगा। तो हमें पेड़ पौधा लगाने के बाद ये भूलना नहीं है, उसकी देखभाल करना है और उसको बड़ा होते तक हमें उसकी सुरक्षा करनी है। अर्थात सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। हमारे प्रदेश में कितने सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं और कितने अभयारण्य हैं, इसकी आप लोग सूची बनाइए और देखिए कि हमारे प्रदेश में कितने सारे अभयारण्य और कितने सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको प्रदूषण बताया और वन संरक्षण के बारे में भी बताया, एक अति महत्वपूर्ण चीज़ वर्षा जल संग्रहण के बारे में बताऊंगी यहाँ पर आपको। वर्षा जल संग्रहण अर्थात वर्षा के जल को संग्रहित करना और उसका उपयोग करना, ये कोई नहीं करता है। पानी, बारिश का पानी आता है और बह जाता है ना। बारिश के पानी को यदि इकट्ठा कर लिया जाए और उसका भंडारण करके बाद में उसका उपयोग किया जाए, जल की उपलब्धता को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये। इस प्रकार वर्षा के जल को एकत्र करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसका मूल आधार है जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा जल संग्रहण का एक तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जो हमारे घर हैं, भवन हैं, उनकी छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुँचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले नीचे बैठने दिया जाता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर ही सीधे पाइपों द्वारा जमीन में बने गड्ढों तक भी ले जाया जा सकता है, जहां से मिट्टी में रिसाव द्वारा भूमि के जल को पुनःपूर्ति करता है, जल की पुनःपूर्ति करता है। एक दूसरा तरीका है सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल सीधे भूमि में पहुंचने दिया जाए। तो ये वर्षा जल संग्रहण यदि किया जाए प्रत्येक घरों में, तो हमारे भूमि के अंदर जो जल की कमी अब होने लग गई है, जल की उपलब्धता जो कम होती चली जा रही है, वो बहुत हद तक के स्तर को सही किया जा सकता है। अब आगे मैं आपको अगर अधिक वर्षा हो तो क्या होगा और बहुत समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा उसके बारे में बताती हूँ। अधिक वर्षा हो, देखिए कोई भी चीज़ की अति और अल्प दोनों ही नुकसानदायक है। यदि अधिक वर्षा होती है तो भी काफ़ी नुकसानदायक है। भारी वर्षा से नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ जाएगा और ये फैलकर बाढ़ की स्थिति ले लेगा। और बाढ़ सभी के लिए नुकसानदायक है, चाहे वो फसलों के लिए हो, पशुओं के लिए हो, मनुष्य के लिए हो, सबके लिए बाढ़ का पानी या बाढ़ का आना नुकसानदायक ही होता है। इस समय बहुत से रोग और रोगाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं जो कई सारी बीमारियां भी फैलाते हैं।
इसी प्रकार यदि बहुत समय तक वर्षा नहीं होगी तो अकाल या सूखा जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी और यह भी हानिकारक होता है। तो भूमि में कोई भी चीज़ ज़्यादा आवश्यकता से अत्यधिक ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और आवश्यकता से कम भी नहीं होना चाहिए। उसका जो एक स्तर है कि कितनी वर्षा होनी चाहिए वह नियत है। इतनी वर्षा होगी या इससे कम वर्षा होती है तो उसके नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, इस प्रकार आपके इस अध्याय में मैंने आप लोगों को खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पर्यावरण के संपूर्ण घटकों के बारे में और प्रदूषण, इसके अलावा वर्षा जल संग्रहण, वन्यजीवों की सुरक्षा, उनका संरक्षण, अत्यधिक वर्षा का होना और ना होना, इससे होने वाले लाभ और हानि, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी। आप लोग भली प्रकार इसको अच्छे से सुनिए, समझिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं ग्रुप में। धन्यवाद।